मैडिसन जो एक यूरोपियन स्कॉलर थे, उन्होंने ये रिसर्च किया था कि ये जो एशियन कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, ये सब बारी-बारी से कहते हैं कि हम बड़े अमीर थे, बड़े समृद्ध थे, सबसे आगे थे, तो ये क्या था? तो जब भी कि आपका ये ओरिएंटेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में है, हम शुरू करते हैं बात यहां से कि अगर यूरोपियन रिसर्च ये कह रहा है, जिसको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं, आज के संदर्भ में ये ऑथेंटिक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रहा है उसको ऑथेंटिक मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वो बाद में चर्चा करेंगे कि किस रिसर्च को हम ऑथेंटिक मानते हैं और क्यों मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। तो ये जो यूरोप ओईसीडी का रिसर्च था जो एंडर्स मैडिसन ने कराया, और नाम उसका जो रिपोर्ट का नाम है द वर्ल्ड इकोनॉमीज, उसको जरूर गूगल करिए, निकाल के देखिए, पढ़िए, तो आपको पता चलेगा। वो कहता है कि राइट अप टू 18th सेंचुरी इंडिया हैड 43% शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। विश्व व्यापार में भारत की शिरकत 43% था। Why does it become important to start a discussion on research and innovation in academia, or generally research and innovation? Any country which excels in research and innovation would automatically be catapulted into the most prosperous, the richest country of the world. Why is America today the richest country? And what is it that makes America the richest country? Because America has the best research as well. आप अगर अमेरिका को देखें तो सबसे ज्यादा रिसर्च आउटपुट अमेरिका से आ रहा है, और वही सबसे ज्यादा व्यापार भी हो रहा है, वही सबसे अमीर भी है। दोनों का एक कोरिलेशन है। नेशंस which excel in research will also be the richest. Research leads to new innovations or innovations, new products, and as such, they help make that area, that nation, the richest. तो कभी भारत भी रिसर्च में सबसे आगे था, तब तो सबसे अमीर था। Right up to 18th century, India was the richest country because India also had the best research. और ये ग्लोबल रिसर्च करता है। वो क्या रिसर्च था और कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि इंडिया रिचेस्ट था और सबसे ज्यादा रिसर्च यहां हो रहा था? कुछ चीजों को आप अगर ध्यान दें, आजकल हम जब जाते हैं ना विदेश, तो वहां के दुकानों में जाते हैं तो सबसे ज्यादा कपड़ा दिखता है मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ, मेड इन इंडिया लिखा हुआ, मेड इन श्रीलंका लिखा हुआ। तो हम बड़े खुश होते हैं कि चलिए ये मेरे देश से बना हुआ है, तो मेरे देश के कुछ लोग काम में लगे होंगे, काम मिला होगा और उनका जीवन चलेगा, उनका परिवार चलेगा, वो अमीर होंगे, देश में बहुत फॉरेन करेंसी आएगा। बट नाउ यू हैव एग्जांपल दैट one robot can make 50 collars in a minute. एक रोबोट 50 कॉलर एक मिनट में सिल देता है और दिन भर में वो हजारों शर्ट बना देता है। क्या होगा उन सारे लेबर का जो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में वर्षों के मेहनत से सीखे कि अच्छा कमीज कैसे बनाया जाए, अच्छा कपड़ा कैसे सिला जाए, और उनका जीवन चल रहा था। वो जो कमीज बना के भेज रहे थे वो पैसा लाता था और ये देश और ये इनका परिवार चलता था और देश भी समृद्ध होता था। I think it's very important to understand in the context of research that a good research which led to the creation of a robot which could make or which can make many shirts in a minute will completely throw out all these out of job. A society which is science based, which is research based, वही आगे होगा। इसलिए हम जो बारी बारी से डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते रहे हैं वो ठीक नहीं है।
डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी फायदा जो होगा देगा जब ये डेमोग्राफी आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, न्यू आइडियाज को लीड करे। जब तक ये मिनियल जॉब करेगा, छोटा काम करेगा, तब तक ये आपको आगे नहीं लेके जाएगा। तो क्या जिस समय में हम सोने की चिड़िया थे, उस समय में ये सब क्या साइंस बेस्ड थे, टेक्नोलॉजी बेस्ड थे? बिल्कुल थे। हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि हम मिट्टी का बर्तन बनाने में दुनिया में सबसे अच्छे थे। आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम सुना होगा। जो खुदाई में बर्तन निकल रहा है वो मिट्टी के बनाए हुए बर्तन हैं। हजारों साल तक वो कैसा मिट्टी का बर्तन बनता था जो हजारों साल तक सरवाइव किया। लोहा नहीं सरवाइव करता है, जंग लग जाता है। ये मिट्टी का बर्तन सरवाइव किया है। और वो खुदाई में जो ये मिट्टी के बर्तन निकलते हैं, उनका कार्बन डेटिंग करके पता चलता है कि ये संस्कृति कितनी पुरानी थी, कितनी समृद्ध थी, कि ये मिट्टी से ऐसे बर्तन बनाती थी, ऐसी चीजें बनाती थी जो कि हजारों हजार साल तक रहा है। ये मिट्टी से बर्तन बनाने की कला एक दिन में आया होगा क्या? कितने सदियां लगे होंगे इसको सीखने में कि मिट्टी से अच्छे बर्तन बनाए जा सकें। कितने हजार साल लगे होंगे ये सीखने में कि मिट्टी से अच्छे बर्तन कैसे बनाए जाए। तैत्तिरीय उपनिषद में चर्चा है ऋक नाम के कुम्हार की, जो मिट्टी से बर्तन बनाता था, उसके बर्तन बनाए हुए दुनिया भर में बिकते थे। हम दुनिया भर में व्यापार करते थे, हमारे नाविक दुनिया भर में जाते थे और बिल्कुल ठीक रास्ते जानते थे, जिस रास्ते से जाकर के व्यापार करते थे, लौट के आते थे, कहीं भूलते नहीं थे, कहीं खोते नहीं थे। मेडागास्कर के नीचे एक द्वीप है यमन के पास, सोकोत्रा, SOCOTRA। वहां के केस पर आज भी ब्राह्मी में खुदाई है, अकाउंट है। जो भारतीय व्यापारी गए हैं वो अपना अकाउंट उन केव्स पर छोड़े हैं जो आज तक उपलब्ध है। अब आप मानिए कि ये 2,500-3,000 साल पहले जो जाते थे वो कैसे वहां पहुंचते थे बिना रास्ता खोए, और वहां रुकते थे, वहां आराम करते थे और फिर वहां से लौट करके आते थे बिना खोए। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में न्यूटन ने यह कहा है कि हम हाई सी पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, कि समुद्र में रास्ता खोजने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम खो जाते हैं। समुद्र के रास्ते हम व्यापार नहीं कर सकते हैं। और ये आप सबको पता है कि जमीन के रास्ते व्यापार नहीं हो सकता है, क्योंकि खतरनाक है, महंगा है। आप जमीन के रास्ते जाएंगे, जानवर मिलेंगे, मौसम खराब होगा, सब चीजें होंगी और आप नहीं पहुंचेंगे। सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया तरीका समुद्र या पानी के रास्ते हैं, वो सस्ता भी है। तो भारत इसमें माहिरियत हासिल किया था। कैसे कर लिया? बिना शोध के ये कैसे हो गया? कोलंबस भारत खोजने निकला था, अमेरिका पहुंच गया। उसको रास्ता ही नहीं पता था कि कैसे किधर जाना है। लेकिन वास्को ड गामा भारत आता है। वास्को ड गामा के अकाउंट्स में लिखा है कि अफ्रीका में उसको कान्हा नाम के एक गुजराती व्यापारी से मुलाकात हुई और कान्हा उसको अफ्रीका से सीधा केरल लेके आया, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल पता था, हमारे पास कॉम्पास था जिसके सहारे हम बिल्कुल सही यात्रा करते थे समुद्र के रास्ते। 18वीं शताब्दी के अंत में न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहता है कि समुद्र में रास्ता हम खो जाते हैं। भारतीय व्यापारी 2000 साल पहले बिल्कुल सही रास्ता खोज के और सही व्यापार करने चले जाते थे, अपना सामान बेचते थे और वहां से सोना लेके आते थे। ये कैसे हो पाया? जब तक कि भारत शोध में आगे नहीं था। कौन कौन सी विधियां थी, कैसे थी, ये हम चर्चा फिर बाद में करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बन रही थी तो ये चिंता थी कि साहब हजारों साल से
पीछे के 1000 साल में, in the last 1000 years, India has not been able to give any new idea, create any new invention. Why is it so? 1000 साल का आप इतिहास देखें तो लगातार हम पर प्रहार हुआ है। हमारी जो अपनी संस्कृति थी, जो अपना कल्चर था, उसको नष्ट करने का प्रयास हुआ। आप सबको पता है, नालंदा की लाइब्रेरी को आग लगाया गया। 6 महीने से ज्यादा समय तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी। कितनी किताबें तब होंगी, कितनी किताबें उस लाइब्रेरी में होंगी कि उस लाइब्रेरी को जलाने में 6 महीने से ज्यादा लगा। ये हमारी संस्कृति थी, हमारे विश्वविद्यालय थे जो शोध करते थे, नई बात करते थे, और तभी भारत सोने की चिड़िया थी। बड़ा ये सोने की चिड़िया की बात जो हम बारी बारी से कर रहे हैं, कुछ अंदाज है कि ये कहां से आया है सोने की चिड़िया का एक्सप्रेशन? ये हमने नहीं कहा है, दुनिया ने कहा है हमको। किसने कहा सबसे पहले, मनोज जी? सर इसका आइडिया तो नहीं है लोगों को। प्लिनी ने अपने किताब में 2000 साल पहले, प्लिनी 67 बीसी में थे, और प्लिनी का इतना बढ़िया रिसर्च अकाउंट्स है, 37-38 वॉल्यूम में उन्होंने 37 वॉल्यूम्स में लिखा है। उसका एक वॉल्यूम है एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री नोट, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री नोट्स बाय प्लिनी। जरा गूगल करके खोजिएगा, पढ़िएगा। 2000 साल पहले प्लिनी लिखता है कि भारत दुनिया का अपना सामान दुनिया को बेच के पूरे दुनिया का सोना निगल रहा है। इंडिया इज सकिंग द गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये किसी इंडियन ने नहीं कहा, ये प्लिनी ने कहा, जो भारतीय नहीं था। हम समुद्र के रास्ते जाकर के कपड़ा बेचते थे, मिट्टी का सामान बेचते थे, मसाला बेचते थे, और क्या नहीं बेचते थे। हम दुनिया का सबसे अच्छा जहाज बनाते थे, पानी पर चलने वाला जहाज। अकाउंट है, ये हम नहीं कह रहे थे। तो कॉम्पास था, जहाज बनाते थे, उसमें लोग जाकर के व्यापार करते थे, और हम दुनिया भर में अपना मसाला देके उनका सोना लाते थे। तो प्लिनी ने इस ट्रेंड को पढ़ के लिखा कि इंडिया इज सकिंग द गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली वी बिकेम द स्टोर हाउस ऑफ गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड। I guess some people are writing something on Pliny. Yes, Pliny, Pliny। ये 23 BC से 79 AD में थे। तो लगभग ईसा मसीह के समय में ये लिख रहे हैं। जब दुनिया ईसा मसीह को सुन रही थी, तभी प्लिनी को भी सुन रही थी, और ये तब की बात है। और तब प्लिनी कहता है 2000 साल पहले कि इंडिया इज सकिंग। डू अ गूगल सर्च, ancient India history notes. Read this. So it's not India which is saying that. Foreign scholars who have researched in India, and not today, 2000 years old, are saying this. I hope I'm able to give you that image and impression कि हम दुनिया में सबसे अच्छे थे। हम दुनिया में विज्ञान के आधार पर, शोध के आधार पर, अपने विश्वविद्यालयों के आधार पर दुनिया में सबसे आगे थे। तो क्या करना चाहिए जो हम वहां फिर से पहुंचे, और क्या हुआ कि हम यहां पहुंच गए? रिसर्च ऐसे नहीं आप समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2 इमेज आते हैं। एक आता है पीएचडी, सीधा प्रपोजल लिखा, हाइपोथेसिस बनाए, ऑब्जेक्टिव्स लिखा, सबमिट किया, 300 पेज श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम लिखे, सबमिट किया। एक एग्जामिनर आए जो मेरे सुपरवाइजर साहब के दोस्त थे, और उन्होंने कहा वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम कराया आपने, और पीएचडी देके गए, और फिर हम बिल्कुल शोधार्थी हो गए। The planning commission writes about your PhDs. Indian PhDs are not worth the paper they are printed on. ये विदेशी नहीं कहा है, आपके प्लानिंग कमीशन ने कहा है। इंडियन PhDs are not worth the paper they are printed on. आपके PhDs में एक भी नई बात पिछले 70-80 सालों में कहा गया है, एक भी नया इन्वेंशन नहीं है। और जो भारतीय लिखे
जिन भारतीयों के पीएचडी को सराहा गया या नई बात हुई, वो विदेश जाके लिखे, भारत में नहीं लिखे। तो हमको इससे तो सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, और वो क्या होगा ये आप और हम आज बैठ करके बात करेंगे कि जब IUCTE ये बात सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि रिसर्च का क्या स्थान है और क्या होना चाहिए, कहाँ चूक गए हम। Research is not just PhD degree, that's only training in research. That's the initial training in research. One needs to understand research to do good work. Or I hope I've been able to share with you, India had that culture. India had that academic rigor to create new knowledge and excel in the world. वही देश आगे बढ़ेंगे जो रिसर्च में आगे होंगे, और हमने ये करके दिखाया है। और आज के संदर्भ में हम अगर बात करें तो आज वो रिसर्च नहीं हो रहा है एकेडेमिया में जिसको कि हम कह सकें कि ये रिसर्च है, ये हमको दुनिया में आगे ले जाने के लिए मदद करेगा। इन द लाइट ऑफ दिस, वुड यू हैव क्वेश्चंस? आपकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, हम क्या करना चाहिए, कहां परेशानी है, कोई नई बात क्यों नहीं कही गई? I hope, I don't know, 50 are here. You must all have PhD, if not at least 40-45 must have PhD. उस PhD में कुछ तो नया कहा गया होगा जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्या नई बात कही गई? मैं आजकल PhD थीसिस पढ़ता हूँ या प्रपोजल पढ़ता हूँ, एक नया तरीका शुरू हुआ है DRC का, डॉक्टोरल रिसर्च कमिटी। तो अब बड़े सारे यूनिवर्सिटी बुला के बाहर के लोगों को बैठाते हैं। मैं हर जगह जाके यही पूछता हूँ, इस प्रपोजल से नया क्या निकलेगा? और सब जगह एक ही बात होती है, पेरेंटल एस्पिरेशन एंड जेंडर इन एजुकेशन। लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में पेरेंट क्या सोचते हैं, लड़कियां क्या सोचती हैं, लड़के क्या सोचते हैं, क्या करेंगे, और यही रिसर्च हो रहा है। इससे क्या नया निकलेगा? व्हाट डू यू थिंक शुड चेंज इन रिसर्च इन इंडिया? मिथिलेश जी दिखे थे। मिथिलेश जी, क्या होना चाहिए, कहां गड़बड़ हो गया? एनी न्यू आइडिया? जी मिथिलेश जी। देखिए, मेरा कोई विचार नहीं है लेक्चर करने का। आई वांट टू हैव अ डायलॉग। सर मेरे अकॉर्डिंग इसमें क्या कहते हैं, कुछ चीजें इसमें परिवर्तन होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं, एडिटोरियल नहीं मारिए, एकदम कॉन्क्रीट सलाह दीजिए कि ये गड़बड़ है, ये ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो सर क्या कहते हैं, जितने भी सर एक प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक गवर्नमेंट को सर चाहिए, चाहे जो भी पॉलिसी, सबसे पहले टीचर को मोटिवेट करना, उस टीचर्स के बारे में सोचना। आज के डेट में सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA में कार्यरत हूं। लेकिन यहाँ क्या है कि सर जैसे बहुत सारी नायक की भी टीम आती है, चाहे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आज के डेट में हम बच्चों को सब कुछ देना चाहते तो हैं, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सर जो बच्चों को हम नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले टीचर को सर मोटिवेट करना चाहिए। यहाँ आज के डेट में परमानेंट BCA में कोई भी फैकल्टी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल कोई फैकल्टी नहीं है। गेस्ट के बदौलत हम कितना मूव करेंगे, वो टीचर कितना मेहनत करेगा। तो सर इस चीजों पे मैं आपसे एक देखिए, दो बातें आपने अपने कमेंट में दो बातों की तरफ आपने इशारा किया है। एक तो ये है कि रिसर्च सपोर्ट नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में कहें तो उनके पास सप्लाईज नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का बड़ा कई टीचर से बात किया, उन लोगों ने कहा कि सप्लाईज नहीं है, केमिकल्स नहीं है, बीकर नहीं है, तो कैसे कराएं? अगर आपके अंडर ग्रेजुएट में वो रिसर्च ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे साइंटिस्ट पैदा करेंगे, कैसे नई बात कहेंगे? आई थिंक दैट्स डिस्टर्बिंग। ये निश्चित तौर पर
संज्ञान लेने वाली बात है और इसको कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि इस बात को देख रहा है कि नहीं देख रहा है। दूसरी बात जो आपने कहा फैकल्टी पॉसिटी कि टीचर नहीं है, तो टीचर ही नहीं है तो रिसर्च कहाँ से होगा? जी रिसर्च सर। तो टीचर करेगा, उसका लैब होगा, उसका अपने स्टूडेंट होंगे, तभी तो वो होगा। बिल्कुल सर। These two things, let me say how this policy has, मैं जानबूझ के इन बातों को उठा रहा हूं कि आप पॉलिसी शायद नहीं पढ़े होंगे। जब मैं ये स्ट्रॉन्ग कमेंट कर रहा हूं, आप 50-55 लोग बैठे हैं और मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिसी नहीं पढ़े होंगे। जी जी। मैं कम से कम 10,000 टीचर से चर्चा किया हूं देश भर में और हर बार पूछा हूं, कवर टू कवर कोई नहीं पढ़ा है पॉलिसी को। ध्यान से पॉलिसी को पढ़िए, केवल 62 पेज का पॉलिसी है। ये आपके हमारे हित में है। क्या हित में है? पहली बात जो पॉलिसी कहती है कि हम एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। कब कहा भाई? जानबूझ के मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं कि आप इस बात को जगह जगह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाइए। क्यों जी उठाइए? जी सर। अब कुशागरी ने हमको आंदोलन खड़ा करने तो बुलाया नहीं है, लेकिन शेयर करने बुलाया है। तो शेयरिंग जब होगा तो आप भी ये बात अलग अलग जगह उठाएंगे। देखिए, पहली बात जो पॉलिसी ने कहा वो ये कि साहब रिसर्च में आपने कहा फंडिंग की कमी है, सप्लाईज नहीं है। पॉलिसी ने कहा है हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। 2019 का मेरे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का फाइनेंस बजट पढ़िए, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था कि हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। 2019 का पॉलिसी बजट, ठीक है। 2021 का दोबारे उनका बजट उठा के सुनिए, उन्होंने दोबारे कहा है कि हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं और 50,000 करोड़ अगले 5 साल में हम एनआरएफ को देंगे। 10,000 करोड़ हम इस साल देने जा रहे हैं। शायद नहीं मिल पाया, वो नहीं दे पाएंगे। जी सर। ये लगातार प्रेशर हमारा आपका होना चाहिए, एकेडेमिया का होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हमने एक कमेंट अभी किया, इंडियन पीएचडीज आर नॉट वर्थ द पेपर दे आर प्रिंटेड ऑन, ये डॉक्टर मिथिलेश कुमार पांडे लिख रहे हैं। इनका डॉक्टर जो है वो कूड़ा है, ये आपकी प्लानिंग कमीशन कर रही है। इनके पीएचडी में कोई नई बात नहीं है। वो जो कागज पर प्रिंट किए हैं उसके मूल्य के बराबर भी इनका योगदान नहीं है। तो ये हम पर तो कमेंट कर देती है प्लानिंग कमीशन, तो हमको भी अधिकार मिलता है कि हम भी कमेंट करें कि वो 10,000 करोड़ 21 में जो आपने कहा था और आपने कमिट किया है पॉलिसी में कि हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। हाउ डू वी क्रिएट न्यू नॉलेज? हाउ डू वी कम अप विथ न्यू आइडियाज? इनोवेशन कैसे होगा? बहुत सही पहला प्रश्न है कि उसके लिए फंडिंग है कि नहीं है। फंडिंग होगा तभी होगा। और दोनों 2019 का जरूर बजट सुनिए, 2021 का सुनिए और इस साल के प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण को सुनिए। प्रधानमंत्री भी दोहराए हैं इस बात को, लेकिन हमको प्रेशर बनाए रखना चाहिए। हम मान के चलते हैं कि इतनी चर्चा के बाद हम मान के चलते हैं कि हम जगह जगह से ये बात उठाएंगे तो ये बात साकार होगी, फंडिंग मिलेगा। The ingredient for us is at the core of research, good research is good funding. अच्छे रिसर्च के लिए अच्छे फंडिंग की जरूरत है और वो होना ही चाहिए। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो बात की बात है। पहला सही प्रश्न आपने उठाया कि पैसा होना चाहिए तभी रिसर्च होगा। कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, हम आगे आते हैं। दूसरी पॉसिटी ऑफ फैकल्टी, वो पात्र ही नहीं होगा तो रिसर्च कहां होगा? वो पात्र ही नहीं होगा जो रिसर्च सुपरवाइजर या गाइड या डायरेक्टर, साइंस में लैब होता है, उसके डायरेक्टर होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं। अगर वो डायरेक्टर ही नहीं होगा तो रिसर्च कैसे होगा? और अगर उसके पास स्टूडेंट नहीं आएंगे, पात्र नहीं आएगा तो कहां से होगा? वो पात्र कहां से आएगा? आपने जो बहुत बढ़िया कहा कि साहब कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, डेली वेज टीचर्स, लेक्चर बेस्ड टीचर्स, इससे तो रिसर्च नहीं होगा। यू मस्ट हैव अ कोर फैकल्टी एंड दैट मस्ट बी इक्विप्ड टू डू रिसर्च। दुनिया का क्या एग्जाम्पल है? दुनिया भर के अच्छे यूनिवर्सिटी जो हैं, वो हम दोनों बात को साथ साथ लेते जाएंगे कि
अच्छे रिसर्च के लिए क्या जरूरत है, पॉलिसी में क्या कहा गया है और उसका दुनिया में एग्जाम्पल कहां है, क्या क्या हुआ है। अच्छे रिसर्च के लिए आपने कहा कि अच्छी फैकल्टी चाहिए, ये डेली बेस और लेक्चर बेसिस और कंट्रैक्चुअल स्टाफ, ये नहीं कर सकता है। आपने अगर देखा है तो यूजीसी ने हमारे काम को जो डिफाइन किया है वो 3 चीजें कही हैं, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। हमारा 3 काम है, 40% टीचिंग, 40% रिसर्च एंड 20% एक्सटेंशन वर्क। ये रिसर्च कंपोनेंट कहां है, हैज द गवर्नमेंट फुलफिल्ड अक्रॉस गवर्नमेंट्स। आज की बात जब हम कहते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम जब एज एन एकेडमिक बोलते हैं तो आज के कॉन्टेक्स्ट में देते हैं कि इस सरकार और इससे नहीं, आप 1947 से आज तक की बात करिए। 1947 से आज तक जो 40% रिसर्च कंपोनेंट था वो पूरा हुआ क्या? जब तक पात्रता नहीं होगी वो नहीं होगा। पात्र बनाने में 2-3 चीजें कही गई हैं अपने पॉलिसी में। इज रिसर्च अ प्रिजर्व ऑफ हायर एजुकेशन? क्या रिसर्च हायर एजुकेशन में ही होगा या स्कूल में भी होगा? बच्चों में भी कराया जाएगा, बच्चे भी सोचेंगे, बच्चे भी इस बारे में विचार करेंगे। 2 सजेशंस दिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। पहला ये कहा गया है कि हर एक पीएचडी स्टूडेंट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन वो 3 महीने कम से कम स्कूल में बिताएगा, स्कूल विजिट करेगा। कोई नैनो टेक्नोलॉजी पर पीएचडी कर रहा है, कोई एरोनॉटिक्स पर कर रहा है, कोई प्लांट साइंस पर कर रहा है, वो जाके स्कूल में क्या करेगा? Is it a relevant question? What would a student who is working on nanotechnology do in a school? Why has this policy said that every PhD student must go and spend 3 months in a school? I have an experience. Someone went to the school, he was called to lecture to the students, and he asked the 11th 12th student, what are you doing? वो साइंस के सेक्शन को एड्रेस कर रहा था, बात कर रहा था। सबों ने कहा हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। पूछा कि भाई आईआईटी जाओगे, क्या करना है, क्यों जाना है आईआईटी? किसी के पास आंसर नहीं था, क्योंकि पूरा समाज केवल कह रहा है कि आईआईटी बेस्ट है, आईआईटी में गए मतलब समाज आपको मेधावी समझेगा, इसलिए आईआईटी जाना है। आईआईटी क्यों जाना है? हमको लेदर टेक्नोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिविल इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हमको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आईआईटी जाना, उसको पता ही नहीं कि आईआईटी करती क्या है। हमने एक इंस्टीट्यूशन का आइकन बनाया है, पूरे समाज उसके पीछे भाग रहा है। हमने ये सोचा ही नहीं कि आपको करने में क्या मन लगता है, आप करना क्या चाहते हैं। बच्चे को ये अंदाज ही नहीं है। तो बच्चे को एक स्कूल में ये भी अंदाज नहीं है कि साहब एग्रीकल्चर साइंस क्या है, बच्चे को यह अंदाज नहीं है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, बच्चे को यह अंदाज नहीं है डांस, ड्रामा, म्यूजिक क्या है। डांस में भी रिसर्च हो सकता है। कोई अगर स्टूडेंट डांस में पीएचडी कर रहा है, म्यूजिक में कर रहा है, वो जाकर के जब बच्चों से बात करेगा कि हम क्या क्या करते हैं, हम क्या सीखते हैं और क्या करना चाहते हैं, कितना मन लगता है। तो अभी जो भीड़ लगी है आपकी आईआईटी के लिए, कुछ बच्चे जाएंगे म्यूजिक के क्षेत्र में, कुछ जाएंगे पेंटिंग के क्षेत्र में, कुछ जाएंगे पॉटरी के क्षेत्र में, कुछ जाएंगे एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में। अब बच्चों को छोटे उम्र से पता होगा कि वो करना क्या चाहते हैं। रिसर्च इज नॉट अ प्रिजर्व ऑफ हायर एजुकेशन। हमने ये गलत मान लिया कि रिसर्च केवल हायर एजुकेशन में होगा। रिसर्च तो बचपन से शुरू होता है। रिसर्च द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, द आर्ट ऑफ थिंकिंग। ये ऐसा क्यों है? हम लोगों ने स्कूल में जाकर के अटल टिंकरिंग लैब्स बनवाए हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स छोटे बच्चों के, स्कूल के बच्चों के लिए है, जहां वो जाकर के अपने मन का कोई अगर विचार है, ऐसा होता तो कैसा होता, वो जाकर के अटल टिंकरिंग लैब में अपना रोबोट बना रहा है, अपना कोई
एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आप अगर मौका लगे जाकर के स्कूल्स में देखिए कि वहां ये सारे बच्चे कितने तरह के नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए, रिसर्च का कल्चर एक दिन में नहीं बनेगा। अब रिसर्च का कल्चर एक दिन में नहीं बनेगा। You need really a whole generation to think of it, work on it, and then only you will have a culture of research leading from schools. Our school children don't know what is research. They have never thought that I have to think of something new. Education means that I have to think of something new. दोनों कॉम्बिनेशन होगा। ये जो यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे, जो रिसर्चर आएंगे, वो अपने रिसर्च के बारे में बताएंगे कि मैं क्या करता हूं। ये बच्चे उससे पूछेंगे सवाल, सोचेंगे और कोई नई बात कहेंगे कि मुझे भी ये करना है। आई होप इट triggers some ideas in your mind that yes, this can lead to something. जो दूसरी बात इससे बहुत जरूरी है कि हमने पूरे अपने एजुकेशन को साइलोज में बंद कर दिया। ये स्पेशलाइजेशन का जो चक्कर चला, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो केवल मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं तो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, आप फिजिक्स ऑनर्स करते हैं, कुछ सब्सिडियरी इधर उधर ले लेते हैं, या आप इंग्लिश में ऑनर्स करते हैं, इंग्लिश में बीए कर रहे हैं तो आप सब्सिडियरी लेते हैं। Is knowledge confined or closed in single discipline silos? How would you come up with any new idea if you do not mingle, interact with different disciplines? जो एग्जाम्पल हम सबके सामने है, और कई बार मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, ग्रेगोर मेंडल का एग्जाम्पल। ग्रेगोर मेंडल क्या पढ़ा था जिसने जेनेटिक्स को जन्म दिया? मेंडल क्या पढ़ा था? मेंडल 3 विषय पढ़ा था: गार्डनिंग, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स। मेंडल स्टडीड 3 सब्जेक्ट्स: गार्डनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैथमेटिक्स। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल? मेंडल पीस पर, मटर पर अपना रिसर्च किया था। 8 पैरामीटर्स लिए थे उसने: कितना बड़ा बीज, उसके कितने रंग, साइज ऑफ प्लांट, और उसके कॉम्बिनेशन से वो क्या निकला। क्या आज का कोई भी विद्यार्थी भारत में जो मेंडल ने किया वो कर सकता है? कोई भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स या गार्डनिंग एंड मैथमेटिक्स को कंबाइन कर सकता है? मैथमेटिक्स साइंस का सब्जेक्ट है, वो एग्रीकल्चर में क्या लेना देना, गार्डनिंग में क्या लेना देना। We could not think in all these centuries that knowledge is not confined in silos. हम अभी मिट्टी के बर्तनों की बात किए। क्या मिट्टी का बर्तन बनाना केवल कुम्हार चाक चला करके मिट्टी सान के बना लेंगे क्या? कितने तरह का मिट्टी, उसमें कौन सा केमिकल मिलाना, कौन से केमिकल को मिलाने से कितने समय तक चलता है, कितना कड़ा होता है, कितना पकाया जाए, कितने देर तक पकाया जाए, ये सब कहां से आएगा? ये केवल मिट्टी जानने से तो नहीं होगा, उसको केमिस्ट्री भी जानना होगा, तभी वो समझ सकता है कि मिट्टी के बर्तन कैसे अच्छे बनेंगे। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। I can't see anyone except Kushagra, so I can't get that feedback from your eyes कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। But to my understanding, and that was the understanding when we were working on the policy, कि हम लोग जो पीएचडी की बात कर रहे हैं उसको बदलने के लिए हमको अपने डिसिप्लिनरी अप्रोच को खत्म करना पड़ेगा। तो जो हम लोगों ने कहा है स्कूल एजुकेशन में भी और हायर एजुकेशन में कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा।
पहले जो हमने बच्चों को कहा था कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ही लोगे, अगर तुमने तय किया कि हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो साथ में अब केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। कहीं कहीं इकोनॉमिक्स देते हैं साथ में कॉम्बिनेशन, लेकिन ज्यादातर जगहों पर केवल फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, क्योंकि यही मेडिकल में जाने के लिए और इंजीनियरिंग में जाने के लिए यही रिक्वायरमेंट है, इसलिए यही पढ़ेंगे। बच्चा कहता है कि नहीं नहीं हमको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन साथ में पेंटिंग भी करना चाहते हैं, साथ में हम पोएट्री भी पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, ये पोएट्री का मैथमेटिक्स के क्या लेना देना, पोएट्री जाओ जाओ, ये आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट में जाओ। और मैथमेटिक्स से तो बड़े ज्ञानी लोग हैं, मेरी वाइफ मैथमेटिक्स से, मैं इंग्लिश से हूं, वो हर दिन कहती है पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं था, तो इंग्लिश जाके पढ़ लिए आप। अब ये बताइए, पिंगल पढ़ सकते हैं क्या बिना मैथमेटिक्स के? जो मीटर और छंद है पोएट्री में, वो बिना मैथमेटिक्स के समझेंगे क्या? वेद पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला पर लिखा गया है, सारे के सारे श्लोक ऋचा जो लिखे गए हैं वो मैथमेटिकल हैं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल सो दैट you can rest assured, you can feel convinced। ये जो इंटरमिंगलिंग ऑफ डिसिप्लिन्स होगा वो कितना जरूरी है। हमारी परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा श्रुति थी। It was transferred from generation to generation through the word of mouth, and that is why it could survive। Civilizations which depended on written documents have died। ग्रीक नॉलेज सिस्टम कहां है? क्योंकि वो लिख के ट्रांसफर करते थे, हम थ्रू वर्ड ऑफ माउथ करते थे। और वर्ड ऑफ माउथ से पॉसिबल था क्योंकि ये बहुत ही फॉर्मूलेइक था, इसको याद करना आसान था। पूरी दुनिया सडनली कर देती है कि साहब रोट लर्निंग नहीं। अगर एक्चुअली पूरी दुनिया रोट लर्निंग बंद कर दे, कहीं कोई याद नहीं रखेगा, 5000 साल बाद तो आपके पास वेद रह ही नहीं जाएगा। वेद इसलिए जिंदा है क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ से ट्रांसफर होता था, और वो इतना मैथमेटिकल है कि आप उसको इलिट्रेशन के थ्रू याद कर सकते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा पिंगल, आपको छंद समझना पड़ेगा, मीटर समझना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे कि वेद क्यों सरवाइव किया, दूसरा नॉलेज सिस्टम क्यों नहीं सरवाइव किए, क्यों मर गए। देयर इज अ रिलेशनशिप। सडनली ये नहीं समझ में आएगा। तो 3 चीजें जो ये पॉलिसी कह रही है, पहली बात कि हम फंडिंग को बढ़ाएंगे थ्रू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। मस्ट रीड द पॉलिसी लिस्ट, हियर द budget speech of 2019-2021, hear what Prime Minister said from the ramparts of the Red Fort this year in his Independence Day speech, and emphasize everywhere, हर जगह ये बात उठाइए कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं भैया फंडिंग कहां मिल रहा है, फंडिंग तो बढ़ाओ। ये बात तय है, बिना फंडिंग के नहीं होगा। प्लस अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स, राइट या रॉन्ग। देखिए जब हम अपने लिए बात करते हैं ना, लोग कहते हैं देखिए ये अपने सुविधा के लिए बात कर रहे हैं। राइट या रॉन्ग, डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग, वी आर टीचर्स नाउ। हम ही टीचर्स हैं। रिसर्च कराना होगा तो हम ही से कराना होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब नहीं कर पाएंगे, एसपी साहब भी नहीं कर पाएंगे, हम ही करेंगे क्योंकि हम टीचर बन गए। चलिए सिफारिश से ही बन गए, बैकडोर से बन गए, लेकिन बन तो हम ही गए। तो हमको आपको फंडिंग करना पड़ेगा, हमारा क्वालिटी इंप्रूव कराना पड़ेगा, क्योंकि हम ही रिसर्च करेंगे। Many a times I am giving this argument because many a times when we ask for these, I won't say favors, these conditions to be created, we are said कि अरे आपने कुछ तो लिखा तो है नहीं, आपका कोई ऐसा आर्टिकल तो यूरोप से छपा नहीं,
इंग्लैंड से कोई आर्टिकल छपा क्या आपका? अमेरिका के फलाने जर्नल में आपका कुछ छपा है क्या? सही बात है भैया, अमेरिका के जर्नल में नहीं छपा है, क्योंकि हमको वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि अमेरिकन जर्नल का जो फॉर्मेट है उस पर हम लिख पाएँ। तो वो कौन देगा हमको ट्रेनिंग? तो वो कहा जाता है कि आपको तो समय नहीं है, आप क्लर्क वाला काम करिए। आई एम गिविंग दीज आर्गुमेंट्स बिकॉज़ लुक, वी कैनॉट टॉक ऑफ ओनली हाई फंडा एंड नॉट थिंक ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड रिसर्च। गुड रिसर्च के लिए जरूरी है फंडिंग और पात्रता भी। पात्र आप नहीं है, हम नहीं है, हमको पात्र बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा? तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इंटरमिंगलिंग ऑफ फैकल्टी। आप कहीं कुएं में बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है गुड रिसर्च क्या है। जब आप जाके एक दूसरे बड़ी संस्था में जाते हैं, मिलते हैं, एक्सपोज होते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक अच्छा रिसर्च कैसे होता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, often the example that I give is, आपकी संस्था में आपके स्टेट के बाहर के कितने लोग हैं? आप जहां भी पढ़ा रहे हैं, wherever you are teaching, count the number of faculty members who are not from your state. One, count the number of students who are outside 200 kilometers. 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर से कितने बच्चे आपके यहां पढ़ने आए हैं? आपके पास अगर अच्छे टीचर नहीं होंगे और आपके पास अच्छे स्टूडेंट ही नहीं होंगे, तो पहले पात्र कैसे तैयार करेंगे? अच्छा रिसर्च कैसे होगा? यही तो जाके रिसर्चर बनेगा। तो आपके पास अच्छे स्टूडेंट ही नहीं आ रहे। आई ऑफन गिव द एग्जांपल, ऑक्सफोर्ड हैज टीचर्स फ्रॉम 40 कंट्रीज। 40 देश के बेहतरीन लोग वहां अप्लाई करके, कॉम्पीट करके, सेलेक्ट होकर के ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू हैव गुड रिसर्च। व्हेन यू हैव गुड माइंड्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस, तभी आप अच्छा रिसर्च करा पाएंगे। तो जरा काउंट करिए कि आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके स्टेट, इन आवर कंडीशन आई विल गिव यू दिस, आपके स्टेट के बाहर के कितने लोग हैं? नहीं है तो सिलेक्शन सिफारिशी है, संस्था बनी नहीं है। संस्था बनेगी तभी तो अच्छे लोग आएंगे। ऑक्सफोर्ड में 40 देश के टीचर पढ़ाते हैं और 80 देश के बच्चे पढ़ते हैं। 80 देश से बच्चे वहां आते हैं पढ़ने के लिए। सो द बेस्ट माइंड्स कम टू दैट प्लेस। Best minds come to Oxford to study. I'm giving you one example. Go to Oxford, go to Cambridge, go to MIT, go to Harvard, go to Princeton, go to all the good Ivy League universities, and you will find good teachers from across the world. Why are people so curious, so keen to go and teach in a university? एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट है गजेंद्र गटकर कमिटी, मैं बड़ी बारी से इसको रिफर करता हूं, आप सब जरूर पढ़िए। गजेंद्र गटकर कमिटी में लिखा है कि बीएचयू में 94% लोकल टीचर्स हैं और 96% लोकल स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ बनारस से होंगे और बीएचयू के होंगे। गजेंद्र गटकर कमिटी रिपोर्ट पढ़िए। तो और एक बड़ी अच्छी किताब है, महामना ने इसको लिखवाना शुरू किया था, हिस्ट्री ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बड़ी मोटी किताब है अब तो, लास्ट रिवीजन शायद प्रोफेसर पंजाब सिंह के समय में हुआ था। उस किताब को जाके देखिए, पढ़िए। अगर सेल पर नहीं है तो लाइब्रेरी में जरूर होगी किताब, हिस्ट्री ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसको पढ़िए और फिर देखिए गजेंद्र गटकर कमेटी रिपोर्ट क्या करता है कि 94% अपने ही अंदर के लोग वहां सेलेक्ट होते रहे, चुनाते रहे, बनते रहे, ऊपर जाते रहे, फिर उनके बच्चे सेलेक्ट होते रहे और वो ऊपर जाते रहे। रिसर्च पर और क्या बात करनी है? यही तो जरूरी है सोचना। If you have the best people, you will have the best research. If you have the best students, you will have the best research. How do you get the best students from across the globe? हम ग्लोब की बात नहीं करते हैं भारत में। कम से कम आपके हर राज्य का बच्चा आना चाहिए आपके यहाँ, अगर आप एक अच्छा विश्वविद्यालय है तो, एक अच्छा रिसर्च।
दिस लीड्स टू द क्वेश्चन, आंद्रे बेटेल की बड़ी अच्छी एक किताब है, यूनिवर्सिटीज एट द क्रॉस रोड्स। मौका लगे तो उसको निकाल के पढ़िएगा, आपके लाइब्रेरी में जरूर होगा। यूनिवर्सिटीज एट द क्रॉस रोड्स, आई थिंक ये अभी मिल रहा है इंटरनेट पर, इसका न्यू वर्जन रिप्रिंट मिल रहा है। आंद्रे बेटेल बड़ी अच्छी बात, ही इज अ नोन वर्ल्ड फेम सोशियोलॉजिस्ट आंद्रे बेटेल हैं, और उन्होंने लिखा कि मैं रिसर्चर नहीं हूं, जबकि वो दुनिया के माने हुए रिसर्चर हैं। वो लिखते हैं कि मैं रिसर्चर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, आई एंजॉय टीचिंग। How would you be a good teacher without being a good researcher? What do you deliver in a classroom? Unless and until you do research, how would you deliver? You just cannot read books and deliver. So you have to be a good researcher to be a good teacher as well. और वो रिसर्चर कैसे होगा? जब उसके पास वाइब्रेंट स्टूडेंट्स होंगे, उसका कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा। आपका एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव है, क्या आपको ऐसा टीचर आपके साथ बैठता है जो आपको कंपटीशन देने को तैयार है? हर दिन कोई नई बात पूछता है क्या? Important ingredient is you must have good people, good teachers, good researchers, and also have good students who all the time question you. How do you create that? अपने इंस्टीट्यूशंस को आप अपने एसेस करिए कि ये मेरे यहाँ है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप अच्छे इंस्टीट्यूशन नहीं है। डोंट थिंक ऑफ रिसर्च। 3-4 चीजें हम लोगों ने बात की, फंडिंग, गुड फैकल्टी, गुड रिसर्चर्स, गुड एनवायरनमेंट, गुड कंडीशंस। जो फैकल्टी क्रिएशन पर है, जो रिसर्चर के क्रिएशन पर है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आपकी पॉलिसी भी कह रही है कि हम ऑटोनॉमी देंगे इंस्टीट्यूशन को। इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी आपका बैकबोन होना चाहिए। आप केवल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी नया नहीं निकाल सकेंगे जब तक आप साइंस को सोसाइटी से नहीं आप इंटरैक्ट करेंगे। चेंगलपट्टू एक जगह है, बड़ा ये कई बार कोट किया जाता है। चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, राइट बिसाइड चेन्नई। इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेशन। आधे लोग कृषि पर आधारित थे और आधे लोग दूसरे प्रोफेशन और रिसर्च में थे। पानी प्रिजर्व कैसे किया जाए? आज चेंगलपट्टू स्ट्रगल कर रहा है पानी के लिए, पानी नहीं है। कौन पानी बचाने का आर्ट उनको देगा, साइंस देगा? कैसे पानी रुकेगा? जब तक पानी नहीं रुकेगा खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अमीर नहीं होंगे, और फिर अमीर नहीं होगा तो रिसर्च के लिए भी पैसा नहीं आएगा। यू मस्ट हैव अ प्रॉपर मिक्स ऑफ सोसाइटी एंड एकेडमिया और साइंस एंड रिसर्च। हर एरिया में, चेंगलपट्टू में कपड़ा बहुत बढ़िया बनता था, वो भी मर गया। पानी बहुत बढ़िया प्रिजर्व करते थे, वो भी खत्म हो गया। I'm told, I have not read, but I'm told जैसलमेर दुनिया के व्यापार का केंद्र था। पूरे दुनिया से वहां व्यापारी आते थे, क्योंकि ज्योग्राफिकली हमको समझाया कि ये बड़ा ही केंद्र का स्थान है जहां सब तरफ से लोग आ सकते हैं। कनेक्टेड था, वो इसलिए कनेक्टेड था और इसलिए वहां पर था कि वहां पर सुविधाएं उपलब्ध थी जो पैदा की गई थी। धीरे धीरे पानी कमी हो गई, वहां पर लोग आ नहीं सकते हैं, वहां रुक नहीं सकते हैं, गर्मी बढ़ गई, तो उसको, पर्यावरण को कौन बचाएगा? इसके लिए भी रिसर्च चाहिए। The argument I'm trying to make is, it is not only research in a particular discipline, but research related to life of people. हमारे यहाँ से जो भी रिसर्च आ रहा है वो थियोरेटिकल आ रहा है, वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, सोसाइटी बेस्ड नहीं है। दिस पॉलिसी ट्राइज टू सबवर्ट दिस, जो हम लोगों ने इसमें कहा है कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज अप टू हायर एजुकेशन, right from school days up to higher education, education will be multidisciplinary or transdisciplinary. आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के साइलोस में मत बांधिए नॉलेज को। जब तक आप इंटरडिसिप्लिन, ट्रांसडिसिप्लिन नहीं करेंगे, बच्चा लिटरेचर का स्टूडेंट है, साथ में साइंस की फैकल्टी में जाके मैथमेटिक्स पढ़ता है,
बच्चा एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, साथ में जाकर के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हाइड्रोलिक्स पढ़ता है, कुछ और पढ़ता है, वो दोनों को कंबाइन करके ही देख पाएगा और तभी आप कुछ नया क्रिएट कर सकते। बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, आई थिंक यू मस्ट सी। इनफैक्ट बिफोर द पॉलिसी केम 2012 the Delhi University had started with FYUP, 4-year undergraduate program, FYUP. What was that program? That program was based on the idea that is now the policy कि बच्चा किसी भी डिसिप्लिन से कहीं से भी पढ़े, तो जो अब कह रहे हैं कि आपके कॉलेज में तो उपलब्ध नहीं होगा, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप किसी और संस्था से भी वो कोर्सेज पढ़ लें तो पूरा होगा। इसीलिए कहा गया है 60% आपकी संस्था से करना जरूरी है, 40% बाहर से कराया जा सकता है। So your college will only provide 60% of the courses that is required for the degree. Rest 40% the child can do from anywhere. So when I'm talking about interdisciplinary, the provision that has been made now is that the child will be doing a course from IIT, maybe another college in your town, online course, offline from your town somewhere. That will give rise to transdisciplinary knowledge, and knowledge is not in silos. तो ये आने वाले समय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वो शायद अगर साकार हुआ तो आप पाएंगे कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो तमाम डिसिप्लिन से नया नॉलेज लाएंगे। Yes, the fact that I was trying to highlight was Delhi University started with it in 2012. However, it was somehow withdrawn in 2015. The Jammu Kashmir universities have started doing this. Design your degree. Design your degree. बच्चा तय कर रहा है कि मेरी डिग्री पर कौन कौन से सब्जेक्ट का नाम आएगा और डिग्री का नाम क्या होगा। I am Bachelor of Science in XYZ. ये आइडिया कहां से आया? हम लोग कई जगह कई इंटरव्यू लेते हैं। फिजिक्स के एक स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा कि भाई क्या कर सकते हो? अक्सर हम पूछते हैं क्या डिग्री है भाई, कितने परसेंट नंबर आए, कहां से किया, तो वो बच्चा भी वैसे तैयार होके आया था। उसको पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? he was physics MSc. He said, sir, I am first class first physics MSc from XYZ university. That's okay, but what can you do? To cut the long story short, this question answering went for quite some time. वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट MSc था, BSc था, मेरिट लिस्ट में 12th में भी था और सब कुछ था, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि हम कर क्या सकते हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे पास डिग्री है, जॉब दो। दिस इज व्हाट मैकॉले डिड, लिंकिंग डिग्री टू अ जॉब। दिस पॉलिसी इज डीलिंकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स। हमको एक व्यक्ति चाहिए जो ये काम कर सकता है, और हम आपके इंटरव्यू में वही पूछेंगे, आपसे वही कराएंगे। आप कर सके तो आप अपॉइंट होंगे। However, it's difficult. आप जरूर पूछेंगे कि सर वो ऑब्जेक्टिविटी कहां से आएगी, वो ईमानदारी कहां से आएगी, वो सोना कहां से आप परखेंगे कि ये सही सिलेक्शन हुआ। वो चैलेंजेस हैं, लेकिन I hope you will agree that we need people to do perform certain tasks for which we don't have people. We have people with degree, but they don't have skills. This policy intends to change that, and that is what this policy is doing. कि हम शुरुआत करेंगे प्राइमरी से और हायर एजुकेशन तक हम यही कराएंगे कि वो कुछ करने लायक बने। मेरा एक कंसर्न है, क्वेश्चन नहीं कर, कंसर्न है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनईपी जो है फोकस करता है आईपीएस पे, भारतीय ज्ञान परंपरा पे, ठीक है, लेकिन जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने ज्ञान को ऑनलाइन मोड के माध्यम से ओपन कर दिए हैं। एक तरह से वो न्यू कॉलोनियल पॉलिसी लागू करने की, वेस्टर्न ज्ञान को ऑथेंटिकेट करने के लिए
अपनी जो नॉलेज है उसको बिल्कुल ओपन डोमेन में डाल दिया है। तो ये जो है, हम एक तरह से न्यू कॉलोनिज्म जो नॉलेज के फील्ड में शिकार हो रहे हैं, आईपीएस इसको कैसे रिमूव करेगा, या एनईपी कैसे इसको हमें जैसे कुछ भी यदि पब्लिकेशन है तो या तो स्कोपस में होना चाहिए या वेस्टर्न किसी भी ऑथेंटिक जर्नल से होना चाहिए। तो आखिर इसका क्या रेमेडी है, कैसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा को स्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो वेस्टर्न very relevant question. I got your point, Gyanendra. I'll answer that. Look, who are we? ये रिसर्च क्यों हम चर्चा में ला रहे हैं, क्यों सेंटर स्टेज ला रहे हैं? हमने जो पहले पोर्शन में कहा था, नेशंस, इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेल इन रिसर्च विल बी फ्रंट रनर्स, वही आगे जाएंगे। रिसर्च की आवश्यकता है आगे जाने के लिए, ठीक है? तो जो संस्थाएं रिसर्च करेंगी वो आगे जाएंगी, पहला। जो देश रिसर्च करेगा वो आगे जाएगा। ये क्यों जरूरी है? ज्ञानेंद्र जी, पहली बार हवाई जहाज किसने उड़ाया था? जरा अनम्यूट करके बताइए तो। पहली बार हवाई जहाज किसने उड़ाया था? सर राइट बंधु पढ़ाया जाता है हमें। हाँ सही, आपने आप बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिए। राइट बंधु पढ़ाया जाता है। जरा उठाइए अपना मोबाइल और खोजिए शिवकर बापूजी तड़पले। शिवकर बापूजी तड़पले 10 साल पहले राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज बंबई चौपाटी पर उड़ाए थे, और दुनिया यही जानता है कि राइट ब्रदर्स उड़ाए थे। कोई राजनीति है क्या इसमें? जो आप प्रश्न कह रहे हैं उसमें कोई राजनीति है क्या? ताकि पूरी दुनिया जाने कि राइट ब्रदर्स ने उड़ाया, अमेरिका के थे, फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, ताकि हम और आप सब जाकर के वहीं पढ़ना चाहें। आपको अंदाज है विदेश कितने बच्चे हर साल जाते हैं? 7.5 लाख बच्चे पिछले साल भारत के अमेरिका, अकेले अमेरिका गए हैं। सर ये तलपड़े जी के विषय में हम लोग को स्कूली शिक्षा में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हाल ही में सर कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसमें तलपड़े जी की भूमिका मिथुन चक्रवर्ती ने की थी। उसी से हमें भी ज्ञात हुआ था कि पहले भारत का आविष्कार हुआ था। आपको पता है, हम इसको एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति थी क्या कि राइट ब्रदर्स को बताया जाए और तड़पले को नहीं बताया जाए? क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह जब ये कहेगा कि मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, मैं उस देश का नागरिक हूं जहां तड़पले ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाया था, जहां महर्षि भारद्वाज ने वैमानिकी दिया था, और हम हजारों साल से जानते हैं हवाई जहाज उड़ाने की कला, और हमारे पास विज्ञान था, हमारे पास डिजाइन था, हमारे पास मशीन था, तो लोग वहां आएंगे। अमेरिका आज दुनिया का सबसे अमीर देश है। आपने जो इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन की बात की और ऑनलाइन वेस्टर्न नॉलेज की बात की, कटिंग एज नॉलेज कभी भी ऑनलाइन नहीं रखा जाता है। जो आज का रिसेंट है वो नहीं रखा जाता है। जो 10 साल पुराना हो गया वो रखा जाता है, 5 साल पुराना हो गया वो रखा जाता है। जो कटिंग एज नॉलेज है, जो आज हम बना रहे हैं जेट विमान, वो नहीं रखते हैं। जो 10 साल 5 साल पुराना है वो रखते हैं, ताकि आप उसको खरीदिए और आप हमसे 5 साल पीछे रहिए। लेकिन जब आप कहिएगा कि हमने पहली बार वैमानिकी दिया, हमने पहली बार दुनिया को हवाई जहाज दिया, हमारे यहाँ कला है, तो आपके पास लोग आएंगे, आपके पास ज्ञान आएगा, पैसा भी आएगा। हम इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके जो आपका है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम क्यों, और दुनिया जो अपना नॉलेज रख रही है, पहली बात दुनिया कटिंग एज नॉलेज ऑनलाइन नहीं कर रही है। वो थोड़ा पुराना जो हो जाता है, जस्ट पास्ट उसको रखती है कि आप उसी को देख करके उनके पास जाइए। द एग्जाम्पल दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज 7.5 लाख बच्चे पिछले साल भारत से विदेश गए। इससे ज्यादा बच्चे केवल चीन के गए हैं, और 3 देश में गए, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देश दुनिया का सबसे अमीर देशों में है, और हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, लेकिन हमारे बच्चों को वो चाहते हैं आए और बुला बुला के ले जा रहे हैं। सबसे अच्छे स्कॉलरशिप सबसे ज्यादा भारतीयों को मिलते हैं, और सबसे महंगे संस्थान वहां के हैं। MIT में सबसे ज्यादा बच्चे भारत के हैं, और सबसे ज्यादा फीस भारत देता है।
तो हम उनके संस्था क्रिएट कर रहे हैं या वो मेरी संस्था क्रिएट कर रहे हैं? हम अमीर हैं या वो अमीर है? सबसे ज्यादा फीस एमआईटी को भारत पे कर रहा है, सबसे ज्यादा मेधावी बच्चे भारत से वहां जा रहे हैं. We have that. Just that we have not created institution. That is the concern and that is the issue of this debate today. कि हम जो क्रिएट करना था वो क्रिएट नहीं किए, वो संस्थाएं क्रिएट करनी थी. और जो हमने 3-4 चीजें कही, फंडिंग रिसर्च पर जाना था, फंडिंग ह्यूमन रिसोर्स पर क्रिएट करना था, फंडिंग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना था. और चूंकि हम वेस्टर्न नॉलेज इन यूरोपियन लैंग्वेज परस्यू कर रहे थे, इसीलिए पिछड़ गए. कभी भी आप दूसरे की भाषा में बेस्ट रिसर्च नहीं कर पाएंगे. You have to think in your own language. And continuously it was said that we must pursue our education in our own languages. Gandhi said this in Chatham House 1931. Again, Vardha scheme says 1937, but when we got freedom in 1947, we forgot about it. We had switched over to our mother tongue, then today we would have been able to give original ideas. That's what we are talking today. Why are we not able to give original ideas? आप पूरे जीवन, ज्ञानेंद्र जी जरा 20 मिनट अंग्रेजी में भाषण करके रिकॉर्ड करिएगा और किसी को सुनाइएगा कितनी गलतियां हुई. जब हम किसी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, अंग्रेजी में बोलना होता है, हाथ पांव फूलता है, तो हम पूरी जिंदगी टीचर्स भारत के अंग्रेजी सीखने में ही लगा देते हैं. रिसर्च के लिए जरूरी है आप अपनी भाषा में सोचें. ये पॉलिसी कह रही है राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, हम उस बच्चे को अपनी भाषा में सोचने देंगे और स्कूल में ही अटल टिंकरिंग लैब देंगे, जहां के आकर के संथाली में वो एक ओरिजिनल आइडिया लेगा, संथाली में बात करेगा, संथाली में रिसर्च करेगा और संथाली में एक नया आइडिया लेगा. उसको ट्रांसलेट कर लिया जाएगा. लेकिन हमने उसको किस काम में लगा दिया था कि तुम पहले अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी समझो और फिर जब अंग्रेजी समझ जाओ तब नई बात कहना. बात तब कहना, जब तक अंग्रेजी नहीं सीख लो बात मत बोलना. हाँ, आपने हाथ उठाया है, फिर से जल्दी अनम्यूट करिए. हेलो सर, एक और छोटा सा कंसर्न है. I hope I have answered your question. देख रहे हैं. First, हाँ, आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया. Be proud of being an Indian. Be proud of your knowledge tradition. Go back to your traditions, read it and follow that. Go ahead of that. West would like us to read what they say, and they are largely translation of our knowledge system. Second question. Yes, go ahead. हम बस लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद सर जैसे कि आपने हाँ सर, जैसे कि ऑब्जेक्शन है कि हमारा मेजर पार्ट ऑफ जीडीपी या फिर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो फिर हम क्यों जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनको अब इंडिया में अपने कैंपस खोलने की एक तरह से फ्रेंचाइजी एजुकेशन, हम विदेशी शिक्षा को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? हमें तो बिल्कुल ही विदेशी शिक्षा को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इंडिजिनियस सिस्टम को डेवलप करना चाहिए. तो मुझे इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ऑब्जेक्शन है कि जो भी अच्छे हार्वर्ड है या उनके कैंपस क्यों खोल रहे हैं, हम फ्रेंचाइजी एजुकेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. एनईपी में मतलब थोड़ा रिकंसीडर करने की आवश्यकता है. आप yes, I got your question and I will answer that quickly. You are a signatory to World Trade Organization. 1990 तक दुनिया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ज्ञानेंद्र फॉलो दिस एंड रीड दिस. 1990 तक पूरी दुनिया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पर काम करती थी. जो ट्रेडेबल ऑब्जेक्ट्स थे वो गुड्स थे. 1990 तक सर्विसेज का ट्रेड नहीं होता था. गेहूं खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे, कागज बेचते खरीदते थे, चीनी बेचते थे खरीदते थे, लेकिन ज्ञान नहीं बेचते थे. आज सबसे बड़ा हम न कपड़ा बाहर से मंगा रहे हैं, ना हम गेहूं मंगा रहे हैं, ना खाने का सामान, हम गेहूं सरप्लस भेज रहे हैं. तो जो दुनिया हमको बेच लेती थी, इसलिए बनाया था WTO और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था. लेकिन दिखा के तो दिख ही नहीं रहा है. अमेरिका कुछ बेच ही नहीं पा रहा है इंडिया को, और इंडिया जैसे देशों को तो अब क्या करें. 1990 में पैराग्वे राउंड्स करते हैं, जरा इसको सर्च करके पढ़िएगा ध्यान से. पैराग्वे राउंड्स करके
और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया और सबों को मनवा दिया कि सर्विसेज का भी ट्रेड होगा। सबसे ज्यादा विद्यार्थी आपके पास हैं दुनिया के, 35 करोड़ बच्चे स्कूलों में हैं, 7.5 करोड़ विद्यार्थी हायर एजुकेशन में हैं। तो सबसे ज्यादा पैसा वहां है, तो दुनिया आपके पैसे को छोड़ देगी क्या कि ज्ञानेंद्र जी मजे करें उस पैसे से? नहीं, अकेले अकेले थोड़ी अमीर होइएगा आप। गिद्ध दृष्टि लगी और WTO ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज कर दिया 90 के बाद, 1996 आफ्टर द पैराग्वे राउंड्स। इसका मतलब यह है ज्ञानेंद्र कि आप अगर किसी भी देश से किसी भी तरह का व्यापार करते हैं तो आपको सारे ट्रेड खोलने पड़ेंगे इंक्लूडिंग एजुकेशन। और सबसे ज्यादा पैसा भारत के पास है शिक्षा में, हम सबसे ज्यादा पे कर रहे हैं। अभी आपको हमने बताया कि जितना पैसा हम MIT को देते हैं कोई दूसरा देश नहीं देता है। हमारे पैसे पर MIT है, दुनिया का 1 नंबर संस्था है और सही संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। कभी मौका लगे जाना भी चाहिए, और अगर मौका लगे बच्चे को पढ़ाइए वहां पर। हमको कोई दुविधा नहीं है इस प्लेटफॉर्म पर कहने में कि अगर आपका बच्चा इतना मेधावी है, प्रयास करिए कि MIT जाए। और जो दूसरी बात आपने कही कि भारत में क्यों आके विदेशी संस्थान खोज रहे हैं, भैया आपने गैट साइन किया है, अब आप रोक ही नहीं सकते हैं। और आप कंडीशन भी उन पर नहीं लगा सकते हैं। गैट्स पढ़िएगा, बहुत आप चूंकि गैट्स नहीं पढ़े इसलिए आपने ये प्रश्न पूछ लिया। आप विदेशी संस्था कैसे चलेंगे ये भी डिक्टेट नहीं कर सकते हैं टर्म्स, क्योंकि कहा यह गया है जिन कंडीशंस पर आप अपनी संस्थाओं को चलाएंगे वही कंडीशन वहां लगाने पड़ेंगे। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों खोल ली है मंत्री जी ने? जो ये मंत्री जी और मंत्री जी के बेटे जी और भाई जी और फलाने जी ये सारे यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं, सारे स्कूल खोल के बैठे हैं और गवर्नमेंट कंडीशंस अपने तरफ से बनवा लिए। तो दुनिया ने आपको चाबुक मारा है और कहा है कि जो मंत्री जी के स्कूल के लिए कंडीशन आपने बनाए, जो मंत्री जी के यूनिवर्सिटी के लिए कंडीशन बनाए, वो हमारे यूनिवर्सिटी को भी देना पड़ेगा। तो विदेशी संस्थाएं तो आएंगी उस पर अब, क्योंकि आपने गेट साइन किया है। I think I have time only for this much. I hope I have answered your question. Gyanendra, please read about General Agreement on Trade and Services and you will understand why India is compelled to abide by the terms and conditions. And why would other nations, let me conclude by saying, why would other nations spend on research in your country? They will only be spending on creating infrastructure for classrooms and other things and collect your fees and take away. Research is finance intensive. Why would they spend on research in your country and you will benefit from the outcomes of those research? These institutions will obviously not do research in your country. They will do research in their country, collecting money from poor countries. I hope I have justified the topic and it triggers some thought. Please read the National Education Policy and also read about other funding agencies. कैसे ICSSR काम कर रहा है, ICHR काम कर रहा है, ICCR काम कर रहा है, और आप कैसा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन चाहेंगे, इस पर जरूर अपने विचार लिखिए, छापिए और बताइए सरकार को कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कैसे काम करेगा। आप विश्वास करते हैं कि आपकी जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो ईमानदारी से फंडिंग कर रही हैं? और अगर नहीं करते हैं तो जरूर आपको बोलना चाहिए, तभी तो रिसर्च ठीक होगा। Thank you all very much for the time. Thank you Kushaagri for this invitation. Thank you so much, sir, for this very informative session. Thank you. Thanks a lot, sir.